हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर शकील अहमद, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कैटरैक्ट या मोतियाबिंद के बारे में। सोसाइटी में पाई जाने वाली ये बहुत ही मुख्य बीमारी है जो ज़्यादातर ओल्ड एज ग्रुप में पाई जाती है। कैटरैक्ट को जानने से पहले हम आँख की मुख्य संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सबसे आगे ट्रांसपेरेंट पुतली होती है, इसके पीछे काली पुतली होती है जो लाइट को कंट्रोल करती है, और इसके पीछे हमारा प्राकृतिक लेंस या नेचुरल लेंस पाया जाता है। पुतली और लेंस ये दोनों ही रिफ्रैक्टिव मीडिया हैं जो लाइट को पर्दे के ऊपर फोकस करती हैं। पर्दे के थ्रू ये सिग्नल्स नस में जाते हैं और नस के बाद हमारा ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसमें जाके प्रतिबिंब बन जाता है और हमें चीज़ें साफ दिखाई देने लगती हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ये सोसाइटी की बहुत ही आम बीमारी है। जो मेन इसका कारण है मोतियाबिंद का, वो एज रिलेटेड है। जैसे उम्र के साथ हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हमारे स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती है, वैसे ही इस नेचुरल लेंस में जो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है वो धुंधला होने लगता है, उसमें सफ़ेदी आने लगती है, जिसके कारण हमें रोशनी धुंधली दिखने लगती है। इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे किसी को कोई सिस्टमिक डिसीज़ है, जिसमें सबसे कॉमन बीमारी है डायबिटीज़ मेलाइटस। जो शुगर के मरीज़ होते हैं उसमें कैटरैक्ट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और बनने के बाद वो तेज़ी से बढ़ता भी है। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कॉजेज़ भी हैं कैटरैक्ट के, जिसे कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट भी बोलते हैं, जैसे यूवियाइटिस। यूवियाइटिस एक तरह की कंडीशन है जिसमें आँख की काली पुतली में सूजन आने लगती है और उसके कारण कुछ समय बाद कैटरैक्ट बन जाता है। इसके अलावा जो एक आजकल कॉमन कॉज देखा जा रहा है कैटरैक्ट फॉर्मेशन का, दैट इज ड्रग इंड्यूस्ड। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिसके कारण कुछ शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं कि उसमें मोतियाबिंद बहुत अर्ली स्टेज में बन जाता है। स्टेरॉयड इसमें सबसे कॉमन कॉज है, स्टेरॉयड इंड्यूस्ड कैटरैक्ट उसको बोलते हैं। तो जो स्टेरॉयड का सेवन करते हैं, या तो वो अपने सेल्फ मेडिकेशन के थ्रू उसको कर रहे हों, या किसी डॉक्टर ने किसी पर्टिकुलर बीमारी को ट्रीट करने के लिए उन स्टेरॉयड का लंबे समय तक इस्तेमाल किया है, तो उसके कारण मोतियाबिंद बनने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक कारण और भी है जिसे कंजेनाइटल कैटरैक्ट कहते हैं। बच्चे को जन्म से ही मोतियाबिंद हो सकता है। अब दोस्तों, हम जानेंगे इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे शुरुआती दौर में जो लक्षण होता है वो है नाइट ग्लेयर। रात के अंधेरे में जब हमें कोई हेडलाइट्स पड़ती हैं तो उसमें चमक सी दिखाई देती है, उसके बाद रोशनी में गिरावट होनी महसूस होती है। उस स्टेज पे हम अपनी चश्मे की जांच कराते हैं तो कुछ नंबर का चश्मा आ सकता है और हमारी दृष्टि में एक टेम्परेरी इम्प्रूवमेंट हमें महसूस हो सकता है, लेकिन वो कंडीशन बहुत समय तक नहीं चलती है और एक स्टेज पर आकर के चश्मे का नंबर भी काम नहीं करता है और हमें धुंधलापन बढ़ता चला जाता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसको सेकंड साइट बोलते हैं। सेकंड साइट वो कंडीशन है जैसे जैसे मोतियाबिंद बढ़ता है तो जो लोग 40 साल के बाद रीडिंग ग्लासेस लगाते हैं तो अचानक उनको बिना ग्लासेस के दिखना पास का शुरू हो जाता है, तो उसको कहते हैं सेकंड साइट। तो जो भी लोग हैं जो 40, 45, 50 साल की एज में पास का चश्मा लगा रहे थे और अचानक उनके साथ ऐसा होता है कि उनको पास का बिना चश्मे के दिखने लगता है, तो उन कंडीशंस में ऐसा होता है कि उनकी दूर की नज़र धुंधली होने लगती है, पास की अच्छे होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में अपने नेत्र की जांच एक अच्छे कुशल नेत्र चिकित्सक से कराएं तो ये पता चल सकता है कि आपको कैटरैक्ट बना है या नहीं बना है। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसा फील करते हैं कि उनको एक एक इमेज के दो इमेज या तीन इमेज दिख रहे हैं, जिसको मल्टीपल इमेजेस बोलते हैं। तो ये भी एक इसके लक्षण में ही आता है। दर्द होना या आंखों में लाली आना सफ़ेद मोतियाबिंद का मुख्य लक्षण नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैटरैक्ट है जिसमें ये दोनों चीज़ मिल सकती हैं, जिसे फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा कहते हैं। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज़ अगर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा लेट कर दे तो वो ज़्यादा पकने की वजह से मोतियाबिंद फूल जाता है और अंदर का जो पानी होता है उसका चैनल बंद हो जाता है और उसकी वजह से आँख का प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ने के कारण आँख में दर्द या लाली आ जाती है। दूसरा कारण मैंने बताया था कि यूवियाइटिस के केस में जो अंदर काली पुतली में सूजन आती है उसमें जो मोतियाबिंद बनता है वो प्रेजेंट कर सकता है लाली और दर्द के साथ। इसके बाद हम ट्रीटमेंट पार्ट पर आते हैं। अगर किसी को सफ़ेद मोतियाबिंद डायग्नोज होता है
तो इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज ऑपरेशन के द्वारा ही है। टिल डेट वर्ल्ड वाइड कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट कैटरेक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ इसकी सर्जरी ही होती है। तो जब आपके डेली रूटीन एक्टिविटीज में, आपकी दिनचर्या में कोई भी डिस्टरबेंस आपकी दृष्टि के कारण होने लगे, तो आपको इसका एज सून एज पॉसिबल ऑपरेशन करा लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है वो इलेक्टिव सर्जरी की जाती है कि आप प्लान कर सकते हैं अपने हिसाब से, कोई इसमें इमरजेंसी नहीं होती। कुछ ही सिलेक्टेड इंडिकेशन है जिसमें इमरजेंसी कैटरेक्ट सर्जरी की जाती है, जैसे मैंने अभी बताया, जिसमें काला पानी उत्पन्न हो जाता है, जैसे फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा या फेकोलिटिक ग्लोकोमा कहते हैं। उन केसेस में इमरजेंसी सर्जरी हमें करनी पड़ सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्टिव सर्जरी प्लान की जाती है। अगर हम जांचों की बात करें कि जब हम एक चिकित्सक से राय लेते हैं, उसके बाद वो कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, जैसे रूटीन हीमोग्राम कराएंगे ये देखने के लिए शरीर में इससे एसोसिएटेड कुछ वैसा इन्फेक्शन तो नहीं है। कुछ हम ट्राईवायरल टेस्ट कराते हैं, ट्राईवायरल मार्कर जिन्हें बोलते हैं, जिससे किसी पेशेंट्स को HCV है, HIV है या HBsAg अगर पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि ये सर्जरी सीक्वेंस में की जाती है, तो एक पेशेंट से कोई दूसरे पेशेंट पे ना हो जाए या पेशेंट से डॉक्टर को वो बीमारी ट्रांसमिट ना हो जाए, इसलिए रूटीनली टेस्ट कराए जाते हैं। पेशेंट का सिस्टमिक कंडीशन देखी जाती हैं, जैसे किसी पेशेंट को शुगर तो नहीं है या किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर तो नहीं है। अगर ये डायग्नोसिस बनती है किसी पेशेंट के कैटरेक्ट के साथ में वो ब्लड प्रेशर का मरीज है या शुगर का पेशेंट है, तो पहले इन बीमारियों को एक फिजिशियन को दिखा करके कंट्रोल किया जाता है। एक कंडीशन में कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा पक जाता है जिसके कारण हम पीछे का पर्दा नहीं देख पाते हैं, तो उस केस में आपका चिकित्सक आपको अल्ट्रासाउंड के लिए या बी स्कैन के लिए भी एडवाइस करते हैं, कि जिससे एक पर्दे का असेसमेंट हो जाता है, क्योंकि ऑपरेशन से पहले पर्दे का असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी सिस्टमिक कंडीशंस ऐसी हैं, ये लोकल कंडीशंस आँख की ऐसी हैं जिसमें पर्दा अफेक्ट होता है। तो जब मोतियाबिंद कम होता है तो उसमें हम मशीन के द्वारा, जिसे आईडियो टेस्ट कहते हैं, उसके द्वारा ऑपरेशन से पहले पर्दे का असेसमेंट करके ये देख सकते हैं कि कोई कैटरेक्ट के साथ में पर्दे की बीमारी किसी पेशेंट को नहीं है या उसको नस की बीमारी नहीं है। क्योंकि अगर किसी पेशेंट में पर्दे की या नस की कोई बीमारी है तो उसमें हम कितनी भी कुशल चिकित्सा करें, लेकिन उस पेशेंट की पूरी रोशनी नहीं आ पाएगी, इसलिए इसका असेसमेंट पहले ही किया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट ऑपरेशन से पहले क्वेरी करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने एक बार अगर ऑपरेशन करा लिया तो ये दोबारा तो नहीं होगा। इसका जवाब बिल्कुल यही है कि दोबारा नहीं होगा। अगर आपने एक बार कैटरेक्ट सर्जरी करा ली है तो ये दोबारा नहीं होगी। अभी रिसेंट जो सर्जरीज होती हैं उसमें एक कैप्सूल होता है जिसमें लेंस फिट किया जाता है। कुछ समय बाद ये लेंस कैप्सूल मोटा हो जाता है, जिसे PCO या पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी कहते हैं। इसमें एक सिंपल साधारण सी तकनीक के द्वारा एंडियाग लेजर एक मशीन होती है, उसके द्वारा इस झिल्ली को साफ कर दिया जाता है और वैसा ही दोबारा से दिखने लगता है। ये ऑपरेशन के बाद कभी भी हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, सबका ड्यूरेशन अलग अलग होता है किसी भी पेशेंट का। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, कैटरेक्ट का सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के द्वारा ही इलाज है और कैटरेक्ट की सर्जरी इन 100% केसेस इंट्राओकुलर लेंस यानी लेंस डाल करके की जाती हैं। तो लेंस का सही चुनाव मरीज के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो हम अब डिस्कस करेंगे लेंसेज की कैटेगरी के बारे में। तो दोस्तों, लेंसेज 3 तरह के अवेलेबल हैं। सबसे पहले लेंसेज हैं रिजिड लेंसेज, जो हार्ड लेंस होते हैं। ये पहले जो चीरे वाली सर्जरीज होती थी उसमें डाले जाते थे, अब मोस्ट ऑफ द सेंटर्स या हॉस्पिटल्स में इनका इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद आते हैं सॉफ्ट या फोल्डेबल लेंसेज, और अभी रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सॉफ्ट लेंसेज में वाटर कंटेंट बढ़ाया गया है, जिसके कारण वो बहुत ही छोटे छेद से डाले जा सकते हैं, जिनको रोलेबल लेंसेज भी बोलते हैं। एक टर्म और सुनने को मिलता है लेंसेज के बारे में, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक सेगमेंट। हाइड्रोफिलिक सेगमेंट के वो लेंस होते हैं जो एक्राइलिक मटेरियल के बने होते हैं और इनके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है। जो हाइड्रोफोबिक लेंस होते हैं, इसमें एक्राइलिक मटेरियल के ऊपर एक हाइड्रोफोबिक कोटिंग की जाती है, जो लेंस को सुरक्षित करती है इस चीज़ के लिए कि उसमें कोई सूजन के पार्टिकल ना चिपक पाए। हाइड्रोफोबिक लेंसेज ज़्यादा स्टैंडर्ड माने जाते हैं, ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। मुख्यतः शुगर के मरीज में हाइड्रोफोबिक लेंसेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। इसके अलावा लेंसेज मैनुअल इंजेक्टर सिस्टम के साथ आते हैं और
प्री लोडेड इंजेक्टर सिस्टम के साथ आते हैं। मैनुअल इंजेक्टर सिस्टम में मैनुअली उसको लोड करना पड़ता है। जो प्री लोडेड सिस्टम है वो कंपनी से ही एक कार्ट्रिज में और इंजेक्टर सिस्टम में लेंसेज लोड होकर के आते हैं। इसके बाद हम एक कैटेगरी लेंस की डिस्कस करेंगे जो फंक्शनिंग के हिसाब से है, जिसमें एक मोनोफोकल लेंस आते हैं। मोनोफोकल लेंस वो लेंस हैं जो खाली सिंगल विजन के लिए डाले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डिस्टेंट विजन के लिए डाले जाते हैं। जब भी पेशेंट को रीडिंग करना होता है तो उसमें एक रीडिंग के लिए ग्लास लगाना होता है। दूसरी एक कैटेगरी है जिसे मल्टीफोकल लेंस बोलते हैं। ये दोनों डिस्टेंस में काम करते हैं, डिस्टेंस में और नियर में। लेकिन मल्टीफोकल लेंसेज के साथ में एक ड्रॉबैक है कि इसमें रिंग्स होते हैं पास का दिखाने के लिए। तो जो लोग प्रोफेशनल नाइट ड्राइवर्स हैं या आउटडोर एक्टिविटीज जिनकी ज़्यादा हैं, उसमें कभी कभी इसमें कलर्ड हेलोज या ग्लेयर लगती है या इनका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा कम होता है। इसके बाद लेंसेज में और इवोल्यूशन हुआ और इन्वेंशन हुआ और ट्राइफोकल लेंस की कैटेगरी अब वाइडली अवेलेबल है। ट्राइफोकल लेंसेज दूर के लिए, पास के लिए और इंटरमीडिएट विजन के लिए तीनों में काम करते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें भी रिंग्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए कॉन्ट्रास्ट और कलर्ड हेलोज की समस्या कुछ पेशेंट में इसमें भी परसिस्ट करती है। लेटेस्ट लेंसेज जो अभी आए हैं वो हैं EDOF लेंसेज, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज। एंड एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस वाले लेंसेज जो हैं ये बेसिकली दूर के लिए साफ दिखाते हैं और इंटरमीडिएट विजन के लिए साफ दिखाते हैं। तो हमें एक अच्छी रेंज मिल जाती है ज़्यादातर लैपटॉप पे काम करने वाले लोगों के लिए या मोबाइल पे काम करने वाले लोगों के लिए, जिसमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर हम बहुत बारीक फ़ॉन्ट की बात करें जिसमें हमें पास से पढ़ना है तो ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त लेंसेज नहीं है। बस एडवांटेज EDOF लेंसेज में हमें ये मिलता है कि इसमें रिंग्स नहीं होते हैं। रिंग्स ना होने के कारण इनका कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है और नाइट ग्लेयर की समस्या काफ़ी कम रहती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक लेंस यूज़ किया जाता है जिसको टोरिक लेंस कहते हैं। इसी कैटेगरी में टोरिक लेंस, जितनी कैटेगरी मैंने आपको बताई है, मोनोफोकल, मल्टीफोकल, ट्राइफोकल, EDOF लेंसेज, ये सभी लेंसेज में अवेलेबल है। ये उन मरीजों में डाला जाता है जिनमें टोरिक नंबर होता है या जो पहले से सिलिंड्रिकल नंबर लगा रहे होते हैं। तो जिन पेशेंट में सिलिंड्रिकल नंबर होता है उसमें विजन क्वालिटी टोरिक लेंसेज डालने के बाद बढ़ जाती है। अब दोस्तों अगर हम ऑपरेशन की बात करें, सर्जरी की बात करें कैटरेक्ट की, पुराने टाइम में आपने सुना होगा ऐसे ऑपरेशन किए जाते थे जिसमें एक बड़ा चीरा लगता था और खूब सारे उसमें टाँके लगते थे। लगभग 12 मिलीमीटर का चीरा उसमें होता था। अब वो सर्जरी नहीं की जाती है। उसके बाद स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी आई जिसमें चीरे का साइज़ कम हुआ, 6.5 मिलीमीटर के आसपास हुआ। लगभग 1-2 सूचर की उसमें भी ज़रूरत पड़ती थी। कभी कभी कुछ केसेस में टाँकों की आवश्यकता उसमें नहीं भी पड़ती थी। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई फेको मशीन्स। तो जितनी भी कैटरेक्ट सर्जरीज हैं वो मशीनों के द्वारा होने लगी। तो फेको सर्जरी में लेंसेज फोल्डेबल यूज़ की जाते हैं जिसमें 2.8 मिलीमीटर छेद के द्वारा हम फोल्डेबल लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं। इसको फेको इमल्सिफिकेशन या फेको टेक्निक कहते हैं। इसके बाद एक नई टेक्निक यूज हुई जिसको माइक्रोफेको कहते हैं, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। माइक्रोफेको में लेंसेज डालने के लिए जो छेद का साइज है वो 2.2 से 1.8 मिलीमीटर तक सक्सेसफुली किया जाता है। जितना छेद का साइज कम होगा उतना ही ऑपरेशन के द्वारा हैंडलिंग आंखों की कम होती है, उतनी ही कम मरीज की पुतली में तिरछापन आता है और रोशनी की क्वालिटी उतनी ही बढ़ जाती है। तो इसलिए माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी लेटेस्ट सिनेरियो में बेस्ट सर्जरी है। अभी सोशल मीडिया पे आप एक टर्म सुनते होंगे जिसे फेम्टो या फेम्टो कैटरेक्ट कहते हैं। फेम्टो कैटरेक्ट सर्जरी दोस्तों अपने आप में कंप्लीट सर्जरी नहीं है। ये जो मैंने लेटेस्ट आपको टेक्निक माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी बताई है उसी का सर्जिकल स्टेप है जिसमें लेजर के माध्यम से आंख के अंदर एंट्री की जाती है। अल्टीमेटली कैटरेक्ट सर्जरी माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी के द्वारा ही की जाती है। अब मोतियाबिंद की सर्जरी बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से होने लगी है जिसमें ना किसी इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, ना किसी पट्टी की जरूरत पड़ती है, ना इसमें कोई दर्द होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल सर्जरी है। हार्डली 5 से 10 मिनट इस सर्जरी को करने में लगते हैं और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे
पेशेंट कैन डू ईच एंड एवरी एक्टिविटी। पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है, नेक्स्ट डे से वो सारी रूटीन एक्टिविटीज अपने स्टार्ट कर सकते हैं। किसी तरह की घबराने की बात नहीं है। अगर आपके या आपके परिवार में किसी को भी इस तरह की समस्या है तो जल्द से जल्द एक अपने कुशल नेत्र चिकित्सक से संपर्क करें, जांच कराएं। अगर वो आपको मोतियाबिंद की सर्जरी बताते हैं तो इसमें बिल्कुल डिले नहीं करना है। आप प्लानिंग करिए और जल्द से जल्द अपनी सर्जरी कराइए और खुश रहिए। हैव ए गुड विजन, बी कूल, बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।